वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 42 है। 41 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे अपने 12th क्लास की। जो हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है उसमें अगला टॉपिक है स्वराज्य के लिए संघर्ष। ठीक है, इसमें दो होंगे। स्वराज्य के लिए संघर्ष 1 है। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 42 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? मोहम्मद अली, सैयद अहमद खान, शौकत अली, लोकमान्य तिलक। ये हैं इस प्रश्न के कूट। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मोहम्मद अली, शौकत अली। ठीक है, सैयद अहमद खान नहीं है, तिलक को हटा दीजिए। जहाँ जहाँ 4 है उसको हटाइए, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटाइए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं पूरे साल के लिए 149 में। इतना कम इसलिए है ताकि सभी इसको अफोर्ड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके जो है सही कालानुक्रम ज्ञात करना है। रोलट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा घटना, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। चौरी चौरा की घटना 1922 की है। असहयोग आंदोलन 1920 का और रोलट एक्ट 1919 में आया। उसी के विरोध में भारतीयों ने चलाया रोलट सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ही है ये, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। रोलट सत्याग्रह अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, चौरी चौरा की घटना 1922 फरवरी में, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923। ठीक है, दिसंबर 1923 में स्टार्ट हो गया था और गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को। तो अगर दिसंबर 1923 ऑप्शंस में है, जनवरी 1923 नहीं है, तो दिसंबर 1922 ऑप्शंस में है, तो वो भी सही हो जाएगा अगर जनवरी 1923 नहीं है तो। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों के योगदान के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं। इन्होंने राष्ट्रीयवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया। इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों का योगदान दोनों ही है ये, तो दोनों के दोनों ये करेक्ट हो जाते हैं। इसका आंसर हो गया सी। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज्यवादियों को अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया। ठीक है, स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता थी, तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा वाला भी सही है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति स्वराजियों ने ही करवाई और इन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी है असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, असहयोग आंदोलन को रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय करने से कैसे बचाया जाए, उनमें तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। इनमें से आंदोलन को निष्क्रिय करने से बचाने के विचार के प्रतिनिधित्वकर्ता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 को।
स्वराज्यियों का कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उनमें भाग लेना चाहिए, सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए, ब्रिटिश सरकार की कमजोरियों को सामने लाना चाहिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और थे चितरंजन दास। किस किस में है ये दोनों? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए। 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही पूरी तरह स्वीकार किया, सिवाय इस बात को छोड़कर कि यह पार्टी काउंसिल के चुनावों में भाग लेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण था? क्या प्रमुख कारण था? चौरी चौरा की हिंसक घटना हो गई थी। ठीक है, सी है इसका आंसर। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को डर था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है, और इस कारण से गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबर भागीदारी की। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। कौन सा सही है? देखिए, तीनों के तीनों कथन ये करेक्ट हैं। उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। ये असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन के कारण नगरों के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ। देखने में तो असहयोग आंदोलन असफल था, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ था। लाखों लाख किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आंदोलन में शामिल हुए। लाखों लाख स्त्री पुरुषों में इसी राजनीतिकरण तथा सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। इस आंदोलन से भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन का देश के दूर दराज के स्थानों तक प्रसार हुआ। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं। कितने कथन है? 3 कथन है। कौन सा इसमें असत्य है? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। चलाने के लिए तिलक ने स्वराज कोष की स्थापना की। तिलक ने। इस आंदोलन के दौरान चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। चरखा नहीं बल्कि खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। पहला सही है, दूसरा सही है। अब अपने को इनकरेक्ट ढूंढना, तीसरा इनकरेक्ट है। बी है इसका आंसर। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दूसरा कथन भी सत्य है। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। ठीक है, तिलक द्वारा स्वराज कोष स्थापित किया गया और 6 माह के भीतर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। तीसरा कथन असत्य है। चरखा नहीं बल्कि खादी असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई थी या बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। इसी समय अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। जामिया मिलिया बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ घटनाएं: कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण 1917 का है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। जलियांवाला 1919, खेड़ा 1918। तो 1 2 3 4, यानी 1 2 4 और सबसे लास्ट में 1919 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, चंपारण 1917 का, खेड़ा 1918 और जलियांवाला 1919। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। गांधी जी ने 1920 के आरंभ में ही घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न सांविधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। माना, जाना नहीं माना। जाना भी ठीक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सी है इसका आंसर। देखिए वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 13, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना, तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य: मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना नहीं था। कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना नहीं। 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए केवल पहला और चौथा ही सही है। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों ने समूची भारतीय जनता को एक समान रूप से प्रभावित किया था और हिंदू मुसलमान दोनों को राजनीतिक आंदोलन में ले आया। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को आमंत्रित किया कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद में अपना उपदेश दें। इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी। यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी और इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन की शक्ल ले ली। जर्मनी की ओर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनेताओं ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे
युद्ध के बाद तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, किंतु सेवर्स की संधि के दौरान यह खबर फैली कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के सुल्तान पर अपमानजनक शर्तें थोप रही है। मुसलमानों का मत यह भी था कि तुर्की के सुल्तान को लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों का प्रमुख मानते थे। अतः खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खलीफा के सम्मान, शक्ति व सर्वोच्चता की पुनर्स्थापना करना भी था। क्वेश्चन नंबर 14, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्त को उजागर करते हैं, और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्र हुए थे? किस कारण एकत्रित हुए थे वो? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे वहां। देखिए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई। जलियांवाला बाग जो है बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। ठीक है, और उसकी जो सेना थी तब तक गोली चलाती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा सही है? 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तटस्थ नहीं थे वो। देखिए, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी। मजदूरों ने हड़ताल को जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नरम पड़कर 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए। पहला वाला करेक्ट है। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रोलेट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। ठीक है, दूसरा कथन असत्य है। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया। महाराष्ट्र के नहीं, गुजरात के। गलत है। इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। उपरोक्त में से कौन सा सही है इसमें? देखिए, पहला वाला है गलत, दूसरा वाला है सही। ठीक है, क्योंकि गुजरात का खेड़ा है ना कि महाराष्ट्र का। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने। दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था?
बिहार के नील उत्पादक किसानों, बिहार के कपास उत्पादक किसानों, बिहार के बुनकरों, बिहार की कोयला खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूरों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के नील उत्पादक किसानों। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। गांधी जी के संघर्ष के कारण अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित रहे उनमें कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में शुरू किया। देखिए, खेड़ा तो 1918 का था। उससे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण में 1917 में कर लिया था चंपारण सत्याग्रह। तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है, केवल डी है इसका आंसर। और कोई भी कूट ऐसा नहीं है जो तीनों सही करे। पहला और दूसरा कथन सत्य है। 46 वर्ष की आयु में 1915 में गांधी जी भारत से लौटे, अफ्रीका से भारत लौटे। पूरे एक वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया, भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। तीसरा गलत है, क्योंकि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारत में आरंभ किया गया प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। कौन सा सही है इन दोनों में? देखिए, दोनों के दोनों ये करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। बिहार के चंपारण जिले के नील उत्पादक किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निहलों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। 1917 में क्या होता है? गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। किसानों के हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे गांधी जी। अंततः सरकार ने मजबूर होकर, सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार थी, एक जांच समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। क्वेश्चन नंबर 21, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? स्वदेशी अपनाने से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से या रोलेट एक्ट से? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री मोंटेग्यू और वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया था कि सुधारों के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। इस सत्र में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बताकर प्रभावी सुशासन की मांग रखी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग उदारवादी कहे गए। भारत की राजनीति में आगे चलकर इनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। ठीक है, जो नरम दल गरम दल था। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित है? इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो यही ठीक है, बी बी।
देखिए, ब्रिटिश सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन से स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि 1919 के सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट बनाया गया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी एवं दंड दे सकती थी। तो 22 प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, स्वराज्य के लिए संघर्ष का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में कुछ और प्रश्न, तब जाकर ये टॉपिक पूरा होगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।